तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट पर अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनाया है। कल अशोक पिंचा नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता रैली निकालकर सरदार शहर में पिंचा को नामांकन दाखिल कराएंगे। अशोक पिंचा बता दें कि 2008 से 2013 तक बीजेपी विधायक रहे हैं। जैन समाज से ताल्लुक रखते हैं। 62 साल के पिंचा जनसंघ के जमाने से पार्टी और विचारधारा से जुड़े हैं। आपको ये भी बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद से ही ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब ये उपचुनाव कराया जा रहा है। सरदार शहर सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। छिपा साहब को जो है वो विधायक के प्रत्याशी के रूप में जो है वो घोषित किया गया। इस वक्त राजेंद्र राठौड़ साहब है। क्या पृष्ठभूमि है, किन कारणों से जो है वो उन्हें टिकट दिया गया? एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता और पूर्व में विधायक के रूप में जिन्होंने अद्वितीय काम किया, वो अशोक जी पिंचा हमारे उम्मीदवार है। आम कार्यकर्ताओं से उनका लंबा जुड़ाव रहा है। उनकी धर्मपति नगर परिषद सरदार शहर की अध्यक्षा रही है। उनके कालखंड में बहुत अच्छे काम हुए हैं और सारे कार्यकर्ताओं की पसंद है। आम कार्यकर्ता अपने दम खम पर अशोक पिंचा को चुनाव लड़ाएंगे। तो वो आर्थिक रूप से इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पर कार्यकर्ताओं ने कहा हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और इसी तर्ज पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पर विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अभी बताया कि जाट समाज जो है वो विरोध कर रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये कतिपय कांग्रेस की चाल है। कुछ लोगों को बुलाकर वो विरोध जो इकट्ठे होते हैं उनको कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध है। ये दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जो अलग जा रहे हैं, उन्होंने अपना गुट बना के अलग से कोई विरोध किया होगा। सर, एक लास्ट सवाल की, जिस प्रकार से उपचुनाव में बीजेपी की हमेशा जो लास्ट उपचुनावों में स्थिति सही नहीं, सिर्फ राजसमंद को छोड़कर, क्या लगता है इस बार चूंकि चुनाव जब हो रहा है, जब सरकार का कालखंड लगभग व्यतीत हो चुका है, सरकार के पास काम करने के अंतिम 10 महीने 8 महीने हैं, इसलिए इस बार ये चुनाव दूसरे चुनाव से अलग होगा। सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में आएंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राठौड़ साहब है जिन्होंने अपनी बात जो है वो कही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कहा कि सहानुभूति हमेशा काम नहीं करती है। कांग्रेस के खिलाफ आज जन आक्रोश है। सरदार शहर सीट से बीजेपी ने अशोक पिंचा को उम्मीदवार बनाया। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या देखा आप लोगों ने पिंचा साहब को उम्मीदवार बनाया जाए? देखिए, वो उस क्षेत्र में बहुत लंबे अरसे से स्थापित हैं और जितने भी चुनाव हुए, बेशक पार्टी जीती भी है और हारी भी है, लेकिन कुल मिलाकर लगातार उस क्षेत्र में और बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष रूप से सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए पार्टी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी की कोर समिति ने यही उचित समझा और उसी नाते इस उम्मीद के साथ में कि पूरा पार्टी का कैडर लगेगा। सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, किसानों से लेकर नौजवानों तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग कल नामांकन और उसके बाद पूरी ताकत से लगेंगे और हम इस सीट पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करवाएंगे। ये सामने आया बात कि पिंचा साहब खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो क्या दूसरे दावेदार में नाराजगी नहीं मिलेगी? देखिए, दावेदार तो होते हैं। पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि आप ये मानिए कि फिर 8 महीने बाद चुनाव है, फिर भी लगभग 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त है। तो ये पार्टी के आधार को विकसित करते हुए बताती है। इस लिहाज से पार्टी को उचित लगा कि एक बार फिर से अशोक पिंचा जी को अवसर दिया जाए, तो पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया। लेकिन सर, लास्ट जो चुनाव देखें, उपचुनाव, सिर्फ राजसमंद सीट जो है वो बीजेपी के पास आई है। क्या लगता है इस उपचुनाव ये 4 साल का प्रतिबिंब होंगे, या फिर जो उपचुनाव में पिछले दिनों जिस प्रकार जो होता रहा वही इस बार भी होगा? देखिए, कोई रिफ्लेक्शन तो फ्यूचर के नहीं होते हैं, लेकिन एक सामान्य सी फिनोमिना है कि कोरोना के कारण, क्योंकि वो बड़ी त्रासदी थी और उसके कारण जो उस समय के विधायकों की, वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो दिवंगत हुए, तो उस परिवारों के प्रति आमतौर पर एक सहानुभूति होती है और इसलिए उस समय वो सारे कारक थे।
कि जहां बीजेपी के राजसमंद में बीजेपी की उम्मीदवार दिवंगत हुई तो वहां बीजेपी को सहानुभूति मिली। जहां उस सहानुभूति को हम लोग एनकैश नहीं करा सके, उस परिवार में यदि हमने उम्मीदवार नहीं बनाया तो उसका हमें लाभ नहीं मिला। कांग्रेस ने क्योंकि उन्हीं परिवारों से प्रत्याशी बनाए तो कांग्रेस को एक ये कंफर्ट रहती थी और कांग्रेस को एक इक्वेशन रहती थी कि जमी जमाई उस व्यवस्था को उनको लाभ होता था। पुनिया साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार सहानुभूति नहीं बल्कि 4 सालों में सरकार का जिस प्रकार का कार्यकाल रहा है उसके जरिए जो है वो मतदान होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और सरदार शहर उपचुनाव कभी भी फाइनल हो सकता है, कांग्रेस का टिकट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। बता दें कि जल्द टिकट फाइनल हो जाएगा, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बड़ा बयान दिया, कभी भी फाइनल हो सकता है सरदार शहर उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के लिए टिकट। और इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का काम बोलता है, कांग्रेस का संगठन बोलता है, कांग्रेस का संगठन कार्यकर्ता सब काम करते हैं दिन रात जुट करके, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो तो सामने रखी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही सरदार शहर में उपचुनाव जीतेगी। और देखिए, गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रदेश के 3 बड़े कांग्रेसी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रघु शर्मा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि पहले फेज के लिए इस लिस्ट में 40 नेताओं के नाम हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले फेज के लिए 40 नेताओं के लिस्ट की नाम जारी की गई है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम है। इसके साथ ही बता दें कि राजस्थान से इस लिस्ट में 3 बड़े नेताओं के नाम शामिल है। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रघु शर्मा का नाम इस लिस्ट में, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ये 3 बड़े नाम राजस्थान से शामिल हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के रूट में बड़ा बदलाव हो सकता है। राजस्थान में यात्रा के रूट में बड़ा बदलाव हो सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के नियमों के चलते ये बदलाव संभव है। बता दें कि रूट में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर का बड़ा हिस्सा आ रहा है। इसको लेकर इस रूट में बदलाव हो सकता है। इन जिलों से यात्रा के निकलने पर संशय अभी है। वहीं राजस्थान से गए नेताओं के दल ने सुझाव दिया है कि रूट को लेकर ये सुझाव दिया गया है कि रूट में बदलाव किया जाए, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली से होगा। भारत जोड़ो यात्रा जो जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली है, इसको लेकर बता दें कि इस यात्रा के रूट को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो दिल्ली से लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले गूगल मैप से बनाया गया था, फिर जाकर के दिल्ली से एआईसीसी से जो बैजू जी हैं उनकी टीम ने उसको देखा है। तो जो अभी 3-4 रोज पहले जो देख करके आए थे रामलाल जी और धर्मेंद्र जी और प्रमोद जैन भाया जी, तो मोस्टली तो वही है। फिर भी अंतिम फैसला एआईसीसी जो भारत जोड़ो यात्रा जो देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी, के.सी. वेणुगोपाल जी वगैरह जो भी हैं, वो इसको फाइनल करते हैं। हमारे पास में फाइनल रूट जो ही आ जाएगा हम सबको बता भी देंगे और उस रूट के ऊपर सारी व्यवस्थाएं भी करेंगे। नहीं, रूट हमने फाइनल नहीं किया। रूट जो एआईसीसी की जो कमेटी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में उन लोगों ने फाइनल किया है। टेंटेटिव जो रूट है उसमें आगे पीछे अभी कोई चेंज नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी चेंज होता तो कमेटी के मार्फत ही होता। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कमेटी के माध्यम से ही तय हो पाता। अभी तक का जो रूट हमने देखा है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, दौसा और हमारे अलवर होता हुआ जीरिका, फिरोजपुर होता हुआ निकलेगा। अभी तक का टेंटेटिव रूट हमने देखा। जो उनके चलने की जो स्पीड है रोज 25-30 किलोमीटर के बीच में, कभी 23 भी होती, कभी 27 भी होती है, तो वो हमने देखी। रुकने की जगह राजस्थान के यात्री, भारत यात्री अलग अलग रुकेंगे। उन सब चीजों की तैयारी हमने देखी है। कोई दिन फाइनल हुआ? कितने दिन रहेगी? 18, 21, 15? जो उनकी यात्रा का जो चलने की जो स्पीड है
वो लगभग 20-21 दिन पर बैठ रही है। फिर फॉरेस्ट लैंड जो आती है, वाइल्ड लाइफ, क्योंकि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो गांधी परिवार ने ही बनाया। इतना शानदार, जो हमारी यात्रा में नाच गाने वगैरह, जो देशभक्ति के गाने वगैरह होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ में वन्य जीवों को परेशानी नहीं हो, तो उसको हमने टालने की कोशिश की है। ये खास तौर से हमने चीज देखी है। वो खुद टाल रहे हैं, उनके डायरेक्शन ये है कि वाइल्ड लाइफ को कहीं डिस्टर्ब नहीं करें। बाकी जो उनके 21 दिन लगभग बैठ रहे हैं उसी के आधार पर होगा। और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात की जनता ने कभी तीसरी पार्टी को स्वीकार नहीं किया। वो सुनते तो सबकी हैं, लेकिन करते खुद की हैं। अमित जी, पिछले 27 सालों से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही मत डालती आई है। इस बार कह रहे हैं कि एक तीसरी पार्टी भी जो है आम आदमी पार्टी, उसने भी जो है अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बनाई है। कैसे देखते हैं आप, क्या इस बार ये लड़ाई त्रिकोणीय है? देखिए, आपने आपके यहाँ पर काम करने वाले जर्नलिस्टों से चर्चा किया होता तो शायद ये सवाल अलग तरीके से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला। बीच में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, इसके बीच में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी बनाई। उसके पहले चले जाए, भाजपा जीतने के पहले तो चिमन भाई पटेल, जो राजनीति के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति माने जाते हैं और जिनकी जन स्वीकृति भी काफी थी एक जमाने में, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई। गुजरात ने कभी भी तीसरी पार्टी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। गुजरातियों का स्वभाव है, सबकी सुनते हैं। अब सुनने के कारण किसी के मन में भ्रांति हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूं। डिब्बे खुलने दीजिए, परिणाम बहुत स्पष्ट आने वाला है। और देखिए, इस बीच ही धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। घूसखोरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। बिजली विभाग का तकनीकी सहायक एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी ने दलाल के साथ 6000 की घूस लेते इसको दबोचा है। बता दें कि आवास और दूसरे ठिकानों पर अब तलाश एसीबी के द्वारा जारी है। बिजली बिल और नया मीटर लगाने के नाम पर ये रिश्वत ली जा रही थी। बड़ी खबर इस वक्त के आपको धौलपुर से बता रहे हैं। धौलपुर के जाटोली सब स्टेशन पर बता दें कि ये बिजली विभाग का तकनीकी सहायक आरोपी जो है वो और दलाल ट्रैप किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ये आपको बता रहे हैं धौलपुर से। ज्यादा जानकारी लेंगे खबर पर। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या कुछ जानकारी एसीबी की इस कार्रवाई को लेकर? ये धौलपुर एसीबी की ये कार्रवाई है जहां पर तकनीकी सहायक और दलाल था, जो 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास और अन्य ठिकानों पर जो एसीबी की टीम है वो तलाश कर रही है। ये पूरा जो मामला है वहां पर जाटोली सब स्टेशन जेबीबी एनएलएल पर जो तैनात जो आरोपी सहायक तकनीकी और उसका दलाल था, उनको रंगे हाथों 6000 की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और जो आरोपी थे, इन्होंने 11000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिनमें से 5000 रुपए की रिश्वत जो राशि थी, पहली किस्त जो 5000 की पहले ले ली थी, और ये दूसरी और आखिरी किस्त थी जो 6000 रुपए की आज देनी थी, जिस पर एसीबी ने सत्यापन कराया और इनको रंगे हाथों 6000 की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जी हरिवीर, जिनके ठिकानों पर अब जो तलाश जारी है, क्या उस तलाश में अभी तक कुछ जानकारी सामने आई? कहाँ तक पहुंची है तलाश? जी, अभी जो एसीबी की टीम है वो अभी कार्रवाई कर रही है। अभी मीडिया को दूर रखा गया है। जो कार्रवाई के बाद ही जो सारी जो मामला निकल के आएगा, जो मीडिया को अब कराया जाएगा। अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है। क्या हरिवीर, इसके पहले भी क्या ये जो दोनों है बिजली विभाग के तकनीकी सहायक और जो दलाल ट्रैप हुआ है, क्या इसके पहले भी इसी तरह की घूस लेते हुए इनका इस बारे में कोई जानकारी? जी, ऐसी कोई अभी इनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। इन्होंने जो विद्युत कनेक्शन का जो आवेदन था, जिस पर जो बताया कि तुम्हारा बिल का जो भुगतान है वो बकाया है, और उसका भय दिखाया, एवं जो नया मीटर जो लगवा रहा था उसको जो नया मीटर लगवाने की एवज में ये रिश्वत थी, जो 11,000 रुपए की जो रिश्वत मांगी थी, जो जिसमें से 5000 रुपए की पहले ले ली थी और 6000 रुपए आज जो ली, उसको दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है हरिवीर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध शराब से भरी एक पिकअप पकड़ी गई है। पिकअप से बता दें 180 पेटी देशी शराब बरामद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं अजमेर से, जहां पिकअप से 180 पेटी देशी शराब बरामद की गई।
वहीं पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस अवैध शराब की तस्करी करते हुए 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आदर्श नगर थाना पुलिस की ये कार्रवाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास नाकेबंदी कराई गई, जिसमें ये जो पिकअप थी, अवैध शराब से भरी हुई पिकअप, इसको पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे और जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बजरी लीज ठेकेदार और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। बदमाशों ने बता दें कि बजरी रॉयल्टी कैंप को जला दिया है। 2 जेसीबी 3 डंपर में यहां बदमाशों ने आग लगा दी। एक कैंपर को भी आग के हवाले किया है। आग पर अब काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खारीकला क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां ठेकेदार और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। वहीं मौके पर अब पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जोधपुर से बड़ी खबर, ठेकेदार और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया। खारीकला क्षेत्र की ये पूरी घटना है और इस झगड़े में आग लगा दी गई। और सीकर के रामगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रामगढ़ में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की गई। नाबालिग को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। चोरी के आरोप में नाबालिग की बता दें पिटाई की गई है। पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि 17 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है जो अभी वायरल हो रहा है। 17 दिन बच्चे की मां पुलिस के चक्कर लगाती रही। रामगढ़ से ये बड़ी खबर सीकर से, जहां एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की गई। और चलिए अब बात उदयपुर की करते हैं, जहां रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में एटीएस एसओजी की टीम ओड़ा ब्रिज पहुंची है। एटीएस एसओजी की टीम ने ओड़ा ब्रिज का जायजा लिया है। इस दौरान एडीजे अशोक राठौड़, इंटेलिजेंस के एडीजी एस सेंगाथीर, उदयपुर एएसपी विकास कुमार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। एसओजी एडीजी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसमें साजिश की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। केस वर्कआउट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर भी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं, तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट, ये तो लगभग स्पष्ट है सभी को कि जिस हिसाब से ये एक्टिविटी की गई है, तो डिस्ट्रप्शन की एक्टिविटी है, सबोटाज की एक्टिविटी है, और किसी भी तरह से इसमें कोई मेरे ख्याल से संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। और देखिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर नर्सिंग कर्मियों का विरोध लगातार जारी है। आज फिर से नर्सिंग कर्मियों ने एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि हाल ही में एसएमएस अस्पताल में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के लागू होने से मरीजों की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। लेकिन नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि इस सिस्टम में सभी कार्य नर्सिंग कर्मियों पर थोप दिए हैं, जबकि डॉक्टर्स को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इसी को लेकर नर्सिंग कर्मियों का ये कार्य बहिष्कार आज भी देखने को मिला। और जयपुर ने नगर निगम सफाई के कैरेज चार्जेस मामले में वसूली पर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन सफाई तो कहीं नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने भी इस मामले में नाराजगी दिखाई थी, लेकिन अब एक लापरवाही के चलते सांड ने टक्कर मारकर एक की जान ले ली। वहीं गंदगी, आवारा पशुओं का आतंक लोगों में परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए, अगर आवारा पशुओं की बात करें तो अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों से मैं मिली थी और वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो कोई ठोकर खाने से गिरा है, पशु वाला कोई इशू नहीं था, जैसा स्थानीय लोगों ने मुझे कहा। डॉक्टर उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट बना रहे हैं और जैसे ही क्लियर हो जाता है कि अगर
आवारा पशु से हुआ है या ठोकर खाने से। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि आवारा पशुओं की अगर कहीं पे भी बात आती है तो हमने जो वो ठेकेदार को जो ठेका दिया हुआ आवारा पशु पकड़ने का, उसका भी हमने पेमेंट कुछ 4-1 लाख रुपए का करा है। अगर ऐसी तो लापरवाही उस ठेकेदार की भी है और कर्मचारी की भी है। तो ठेकेदार पे भी अगर ऐसा होता है तो ठेकेदार पे भी कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारी पे भी की जाएगी। और मैं खुद निकलूंगी इस इश्यू पे। लगातार जो ये आवारा पशुओं का मुद्दा बार बार उठता है, इससे लेकर मैं खुद पूरा एक टीम लगाएंगे, हम पूरा एक पखवाड़े की तरह इसको चलाएंगे कि पूरा 10 दिन नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्र में जितने भी आवारा पशु हैं उनको लेकर कि हम लोग उनका एक पखवाड़ा चलाएंगे ताकि ये समस्या जो है वो बिल्कुल इससे निजात मिल सके लोगों को। राजधानी जयपुर में एक तरफ कचरा व्यवस्था बदहाल है तो दूसरी तरफ आवारा पशुओं का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। जगह जगह पर लावारिश पशु जो है वो देखने को मिल रहे हैं और शहर में जगह जगह कचरा डिपो बन गए हैं। मैं एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये प्रताप नगर की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर ही कचरा फैला हुआ है और जो लावारिश पशु है वो यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पशु विचरण करते हैं और इनको यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई ले जाने वाला नहीं है। इस कचरा गाह को यहाँ से कोई उठाने वाला नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो यहीं पर अपने इसी डिपो पर कचरा खाली कर जाते हैं, जिस कारण से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दुर्गंध के मारे जो है लोग यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं वो उनकी समस्या का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो साथ ही में ये मुख्य सड़क है, सेक्टर रोड है, जिस पर कि वाहनों की आवाजाही आप देख रहे हैं और इस पर आप देखिए कि जब इतने वाहन गुजर रहे हैं और यहाँ पर इतने आवारा पशु विचरण कर रहे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार करते हैं, खड़े भी रहते। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।